ड्रामा की स्टार्टिंग में हम टैंक को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही थी और फिर वो कहती है कि मेरी पासबुक कहाँ चली गई। इसके बाद हम उसके भाई युआ और उसके फादर को देखते हैं। उसका भाई बैठ के गेम खेल रहा था और उसके फादर ड्रिंक कर रहे थे। उनके पास टैंक आती है और वो अपने फादर से पूछती है कि डैड क्या आपने मेरे पैसे लिए हैं। फादर कहता है तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मेरी डॉटर हो तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं। और सिगरेट्स और अल्कोहल बाय करना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। टैंक कहती है कि मैं हर रोज 7 जॉब्स पे काम करती हूँ और मैंने इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी ट्यूशन फीस के लिए कुछ पैसे बचाए थे। इस पे उसके फादर उसे हिट कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो और कहता है मैं भी अपने फादर का ही बेटा हूँ। फादर ने जैसे कि कहा है नेक्स्ट मंथ तुम जैंग से शादी कर लेना जो हमारे नेबर में रहता है। तुम एक ब्राइड बनोगी तो फिर हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, वो भी 200,000। टैंक कहती है क्या 200,000? वो अपने डैड से कहती है कि आप मुझे 200,000 के लिए बेचना चाहते हो। फिर डैड कहते हैं कि इसमें गलत ही क्या है, क्या बेटियां सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए नहीं होती हैं। इस पे उसका भाई युआओ भी कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। फिर वो टैंक से कहता है कि सिस्टर वैसे भी तुम एक अगली गर्ल हो, इतनी ज्यादा पिकी बनने की जरूरत नहीं है। टैंक उठ खड़ी होती है और कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, तो आप इस आइडिया पर से गिव अप कर दीजिए। वो ये कह के चली जाती है। अगले सीन में हम टैंक को देखते हैं जो कि रोड पे वॉक कर रही थी और कहती है कि मुझे मेरी शादी होने से पहले पैसे कमाने होंगे तभी मैं इससे एस्केप कर पाऊंगी। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जिस पर लिखा था कि उन्हें ब्यूटीफुल लड़कियों को हायर करना है। अगले सीन में हम वाई चैन को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा था। उसका सेक्रेटरी शेन उससे कहता है कि मैं आपको कोई वुमेन ढूंढने के लिए फोर्स तो नहीं करूंगा, बट आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको लो स्पर्म सिंड्रोम है। ये तो अच्छा है कि आपकी ग्रैंड मदर और मदर एकदम परफेक्ट मैच थी, इसीलिए आप इस दुनिया में मौजूद हो। और फिर वहाँ पे 2-4 लड़कियां आ जाती है जो कि सेक्रेटरी ने ही बुलवाई थी। वाई चैन कहता है मैंने तुमसे मना करा है ना, इन्हें बाहर निकालो। सेक्रेटरी कहता है मास्टर ग्रैंड मॉम ने कहा है कि अगर आपने शादी ना करी ना तो वो रह ही नहीं पाएंगे अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देखे बगैर। वहीं हम देखते हैं टैंक एक कॉल लगाती है और सेक्रेटरी को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से टैंक कहती है कि थैंक यू, मैं कल ही से ज्वाइन कर लूंगी। इसके अगले सीन में हम टैंक को एक बार में देखते हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी यॉन चैन से कह रहा था कि ग्रैंड मॉम ने कहा है कि मुझे जल्द से जल्द आपके लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा, प्लीज आप मुझे मेरा टास्क फिनिश करने दीजिए। एक लास्ट बार तो ट्राई करके देखिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। यॉन चैन कहता है कि मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो गेट आउट। अभी बाहर रूम से तो लड़कियां निकलती हैं और कहती हैं कि आखिरकार खुद को समझता क्या है, हमें तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ये कह के चली जाती हैं। टैंक सोचने लगती है लगता है एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, क्या ये मुझे भी बाहर निकाल देगा, वो भी लात मार के। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं, कहता है ग्रैंड माँ मुझे मार डालेंगी। टैंक वहाँ बाहर बहुत ज्यादा हिम्मत करके अंदर चली ही जाती है। सेक्रेटरी अपना कोट निकालता है और यॉन चैन के पैर पकड़ के कहता है कि अगर आपने अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढा तो मुझे ही आपसे शादी करनी पड़ेगी। कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और फिर यॉन चैन खड़ा होता है तो उसकी नजर टैंक पे पड़ती है और फिर उन दोनों का आई कांटेक्ट बनता है। यॉन चैन टैंक से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मेरा नाम टैंक है, मैंने आपको कॉल करा था जॉब एप्लीकेशन के लिए। सेक्रेटरी के मन में चल रहा था कि इस वुमेन को तो सर ने 3 सेकंड से ज्यादा देखा है, शायद मेरे लिए कोई होप है। इसके बाद वो यॉन चैन की ड्रिंक में ड्रग मिला के उसे दे देता है। यॉन चैन टैंक से पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तो वो कहती है कि मैं एक एडल्ट हूँ और मेरी 19 इयर्स ओल्ड एज है, आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। पूछता है तुम जानती हो तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। सेक्रेटरी कहता है कि सर मैं आपकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करूंगा, और ये कह के वो चला जाता है। उसी तरफ हम टैंक को देखते हैं जो आसपास देखती है और कहती है हाँ मैं समझ गई और मैं आपका काम जरूर करूंगी। यॉन चैन जब टैंक के सर पे टच करने की कोशिश करता है तो अपना सर पीछे कर लेती है। यॉन चैन टैंक से पूछता है कि तुम पर आवर का कितना लेने वाली हो। टैंक पूछते है क्या मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। वो 20 कह के पूछती है क्या ये इतना ठीक रहेगा। यॉन चैन पूछता है क्या सिर्फ 1 घंटे के लिए। टैंक कहती है कि मैं लॉन्ग टर्म वर्क कर सकती हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यॉन चैन कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 यॉन 1 घंटे के लिए चाहिए। ये सोच के जाने लगता है कि मैं इसको अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, इसको तो पैसों की कोई फिक्र ही नहीं। वो जा ही रहा था तभी उसके ऊपर ड्रग का असर होने लग जाता
आता है। उसके बाद यॉन चैन टैंक के ऊपर आ जाता है, उससे पूछता है 200,000 पर आवर इनफ रहेंगे क्या तुम्हारे लिए? तुम मिलियंस में अर्न कर सकती हो आज रात। फिर वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। टैंग उसे रोकती है कि सर आप क्या कर रहे हो? पूछता है क्या तुम्हें काम नहीं करना है? और वो कहता है कि शायद मुझे ड्रग दिया गया है, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको पुश कर देती है और कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। टैंग वहाँ से जाने लगती है तो फिर यॉन चैन अपनी टाई वगैरह खोलने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो चली जाओ, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अपनी ड्रिंक उठाने लगता है तो उससे ग्लास भी नीचे गिर के टूट गया था। टैंग जब वहाँ से निकल रही थी तो उसे अपने भाई की बात याद आती है। अगले महीने उसके घर वाले उसकी शादी करवा देंगे, वो भी उसके नेबर में, और वो भी एक ओल्ड मैन से, फॉर सिर्फ 200,000 यॉन के लिए। जिनमें टैंग कहती है मुझे ये करना ही होगा अगर मुझे उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी है तो। उसके बाद टैंग यॉन चैन के तरफ बढ़ती है और फिर यॉन चैन टैंग को देखते ही उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। टैंग डॉक्टर के पास आई थी और वो पूछती है कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर उसे रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। टैंग के हाथ से तो अपनी रिपोर्ट छूट जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। कहती है क्या ट्रिपलेट्स? तो पूछते हैं क्या चाइल्ड का फादर भी तुम्हारे साथ आया है? टैंग कहती है मेरे चाइल्ड का फादर, और वो यॉन चैन के साथ बिताई नाइट को याद करने लग जाती है। डॉक्टर कहते हैं वैसे ट्रिपलेट्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं, अगर तुम इनको अबॉर्ट करना चाहती हो तो फिर थोड़ा अच्छे से सोच लेना, और अगर तुम्हें अबॉर्शन चाहिए तो इसे जल्द से जल्द करवा लो। टैंग कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। वो डॉक्टर को थैंक यू भी बोलती है। के बाद वो उस हॉस्पिटल से चली गई थी। सीन में हम टैंग को उसकी फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ वो काम करती थी। मिली के साइड में आके वो रिपोर्ट रख देती है और अपनी रिपोर्ट वहीं पे रख देती है। मिली उस रिपोर्ट को उठा के देखती है और कहती है टैंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारे ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। फैक्ट्री में आए वर्कर्स भी ये बात सुन लेते हैं। मिली कहती है पर तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। टैंग मिली से कहती है कि ये रिपोर्ट मुझे वापस कर दो, पर मिली उससे वो रिपोर्ट नहीं देती और कहती है कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ तो बहुत ज्यादा केओटिक थी ना, पर तुम तो बहुत ज्यादा इनसिक्रेट रहे, तुम्हें तो कोई अजीब सी बीमारी भी हो सकती है। और वो उसको हिट करते हुए कहती है कि देखो जरा इसे। तभी उस जगह पे एक आदमी आता है और कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, मैंने भी तुमसे इस फेवर के लिए पूछा था पर तुमने मुझे तो मना कर दिया। वो उसके गाल पे गलत तरीके से टच करते हुए कहता है वैसे तुम काफी ज्यादा नोबल हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम ऐसी स्लर्ट निकलोगी, वो भी अपनी प्राइवेट लाइफ। मिली वहाँ पे साइड में खड़ी हंस रही थी। टैंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और जब वो जाने लगती है तभी वो वर्कर उसे रोक लेता है और उसको पीछे को धकेलने लग जाता है। टैंग कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। कहता है कि मुझे एक बार तुम्हारा टेस्ट तो लेने दो। उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन टैंग उसे पुश कर देती है। तभी वहाँ पे यॉन चैन का सेक्रेटरी आ जाता है। टैंग को देख के कहता है ये तो वही वूमेन है जो उस दिन मास्टर के रूम में थी। जब वो वर्कर कहता है कि एक तो तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रही हो, और वो अपनी पैंट भी खोलने लग जाता है। सेक्रेटरी जब ये सुनता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उस वर्कर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये प्रेग्नेंट है। मिली कहती है कि इस वुमन की शक्ल पे मत जाना, ये बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करती है और इसके ट्रिपलेट्स होने वाले हैं, इसने हमारी फैक्ट्री को डिस्क्रेडिट करा है। सेक्रेटरी जब ट्रिपलेट्स का नाम सुनता है तो फिर मिली और उस वर्कर दोनों को साइड कर देता है और वो टैंग से पूछता है क्या आपका बेबी वूम रियल है? टैंग कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो। मिली कहती है जल्दी करो मिस्टर शेन के क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं तो तुमको फायर कर दिया जाएगा। मिस्टर शेन मिली से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बोलने का कोई हक नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से। मिली कुछ कहती तब तक सेक्रेटरी शेन के साथ जो आदमी आया था वो कहता है कि जैसा इन्होंने कहा है वैसा करो, निकलो यहाँ से जल्दी। मिली भी वहाँ से मुंह फुला के चली जाती है। सेक्रेटरी शेन फिर टैंग से दोबारा पूछते हैं प्लीज आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आपके वूम में सही में एक चाइल्ड है? टैंग कहती है कि मैं इस चाइल्ड को अपने आप हैंडल कर लूंगी। वो अपने पॉकेट से एक एनवेलप निकाल के कहती है कि प्लीज आप उन्हें ये रिटर्न कर दीजिएगा। ये खत्म होता है और ये कह के टैंग जाने लगती है। सेक्रेटरी शेन जब उसकी रिपोर्ट उठाता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। कहता है मास्टर यॉन चैन को एक चाइल्ड अब मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है, ये न्यूज तो मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर यॉन चैन को बतानी होगी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन में हम यॉन चैन की ग्रैंड मॉम को देखते हैं जो कि यॉन चैन और टैंग की रोज नाइट वाली वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ देख रही। और वाई चैन की ग्रैंड मॉम कहती है किसने कहा था कि मेरा ग्रैंडसन गुड इनफ नहीं है। वाई चैन की रियल ग्रैंड मॉम भी उस वीडियो को देख रही थी और वो ओल्ड लेडीज उस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही होती हैं, बहुत ज्यादा हंस भी रही होती हैं
और वाई चैन उनके सामने ही बैठा था। एक लेडी उससे कहती है कि हम इसे 5 घंटों से देख रहे हैं, अब तुम इतने ज्यादा अनहैप्पी क्यों नजर आ रहे हो। ग्रैंड मॉम्स कहती है कि हम तो तुम्हें वैसे भी प्रेस कर रहे हैं ना। जब वाई चैन वहाँ से उठ के जाने लग जाता है तो उसकी ग्रैंड मॉम कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को वापस लेके आने वाले हो। मेरे पास का सीन दिखाया जाता है जब वाई चैन ड्रेस अप हो जाता है तो फिर वो टैंक को एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें पैसे हैं। थोड़े से और पैसों की डिमांड करती है तो वाई चैन के दिमाग में चल रहा था कि ये वुमेन कितनी ज्यादा ग्रीडी है। वो कार्ड वहीं पे फेंक के कहता है कि अपने असिस्टेंट से मैं कह के तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा और वो तुम्हें एक और 100 मिलियन ट्रांसफर कर देगा, फिर अब मुझे कभी भी नजर मत आना। और ये कह के वो चला जाता है। जिनमें वो अपने घर की वुमेन से कहता है कि उस वुमेन को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, मुझे ऐसी वुमेन बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करवानी है। मॉम पूछती है क्या कहा तुमने अभी। बाई चैन वहीं पे बैठ जाता है और उसकी मॉम रोने लग जाती है कि इस सब में बाई चैन के फादर की गलती है, वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले गए और अब तो शायद हमारी फैमिली आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। बाई चैन से कहती है कि मैं सिर्फ भला चाहती हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करती। मॉम समझाती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कि इस सब में तो हमारी गलती है। हमने बाई चैन को उस दुनिया में लाने के लिए तुम्हारा IVF करवाया था, मैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ गई थी। इस पे बाई चैन की ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि इस सब में तुम लोगों का फॉल्ट नहीं है, असल में तो मेरा फॉल्ट है। मेरे हस्बैंड ही इतनी जल्दी दुनिया से चले गए कि हम लोगों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। ये बाई चैन तो हमारी सुनता ही नहीं है और ये हमारी जेनेटिक बीमारी, ये तो बहुत बड़ा हेडेक है। देखो जरा बाई चैन पे भी इसके ऊपर कितना ज्यादा असर हुआ है इससे। असल में तो ये बीमारी हमारी फैमिली में पूरे की पूरी 17 जनरेशन से चलती आ रही है। इस पे ग्रैंड मॉम और मॉम भी रोने लग जाते हैं। अभी वहाँ पे सेक्रेटरी शेन आते हैं और वो यॉन चैन से कहते हैं कि वो उस रात वाली लड़की प्रेग्नेंट है। मॉम ये बात सुन के कहती है क्या वो प्रेग्नेंट है, और ग्रेट ग्रैंड मदर पूछती है कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना सेक्रेटरी शेन। तो सेक्रेटरी कहता है कि मैं आप तीनों के आगे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो मेरी जान बहुत प्यारी है। यॉन चैन खड़ा होके कहता है उसके लिए 100 मिलियन भी इनफ नहीं है, अब वो फेक ट्राई कर रही है प्रेग्नेंट होने को और जिससे कि उसको मेरे चाइल्ड के मदर का स्टेटस मिल जाए। फिर सेक्रेटरी कहता है जो मैंने कहा वो सच है, ये देखिए ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यॉन चैन उस रिपोर्ट को देख ही रहा था, तभी वो तीनों लेडीज उससे वो रिपोर्ट ले लेती हैं। सेक्रेटरी शेन बताता है कि वो ट्रिपलेट्स के साथ प्रेग्नेंट है, अब आपकी फैमिली लाइन आगे बढ़ सकती है। ग्रेट ग्रैंड मदर बोलती है कि क्या 3, और उन तीनों लेडीज के चेहरे पे तो एक जॉय आ गई थी कि उनकी फैमिली में ट्रिपलेट्स आने वाले हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। यॉन चैन की ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं ग्रेट ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ और उसकी मदर बोलती है कि मैं ग्रैंड मदर बनने वाली। वो तीनों ही गॉड को इसके लिए बहुत सारा थैंक्स भी बोल रही थी। तो यॉन चैन की मॉम उससे कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो, जाके अपनी वाइफ को घर लेके आओ। और ग्रैंड मदर बोलती है कि वो हमारी एप्पल ऑफ आई होगी और तीनों ही लेडीज दोबारा से खुश होने लग जाती हैं। यॉन चैन याद कर रहा था कि हैंग ने उससे कहा था कि 1000 उसके लिए इनफ नहीं होने वाले हैं, वो सिर्फ 4000 की डिमांड कर रही थी। यॉन चैन अपने घर की लेडीज से कहता है कि अगर वो हमारी फैमिली का ऑफस्प्रिंग है तो फिर हम उसे जरूर रखेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उस वुमेन को तो मैं कभी भी नहीं लेके आने वाला हूँ इस घर में। ये कह के वो चला जाता है और सेक्रेटरी शेन भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम टैंक को उसकी फैक्ट्री में देखते हैं, जो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। वो सोच रही थी कि क्या उसे अपने चाइल्ड को बर्थ देने चाहिए और उसके दिमाग में चल रहा था कि अभी तो उसका एक स्कूल भी है। वहाँ पे टैंक का ब्रदर और उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं ओ लड़की तुम कब तक भागती रहोगी हमसे। वो उसके बिल्कुल सामने खड़े हो गए थे। टैंक का ब्रदर उससे कहता है कि तुमने देख लिया था ना कि मैं और फादर आ रहे हैं, तुम यहाँ से भाग क्यों रही थी। टैंक उनसे पूछती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फादर कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी सैलरी की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द जैंग से शादी करनी है जो कि हमारे नेबर विलेज में है। मैंने उससे ऑलरेडी शादी के लिए एग्री कर दिया है और उसे 200,000 युआन भी ले लिए हैं, इससे ज्यादा वो हमें नहीं देगा, तो फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। और वो उसे अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। टैंक कहती है कि अब वो जैंग से शादी नहीं कर सकती है, नहीं तो उसकी लाइफ एकदम रुइन हो जाएगी। फादर कहते हैं ऑल्दो वो तुमसे थोड़ा सा ओल्डर है पर तुम जिसके साथ रहो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे साथ चलो और एंगेज हो जाओ। वो उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं और टैंक कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती है। फादर कहता है तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। और फिर उसका भाई और उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और वो कहती रहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट नीचे गिर जाती है और युआन उसे देख लेता है और फादर से बताता है कि ये लड़की
प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात पे उसके फादर उसे एक स्लैप लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की, बताओ तुम किसके साथ सो के आई हो, आखिरकार वो आदमी कौन है। वो उसे एक और थप्पड़ लगा के जमीन पे गिरा देते हैं। बार बार पूछ रहे थे कि बताओ वो कौन है, किसके साथ रह रही हो तुम आजकल और वो कहाँ रहता है। उससे बोलो कि वो हमें 20,000 युआन पे करेगा इसके लिए। और युआन कहता है कि 20,000 तो बिल्कुल इनफ नहीं होने वाले हैं, उससे बोलो कि वो हमें 50,000 पे करे। वैसे भी उसकी सिस्टर की फर्स्ट मैरिज है और वो ट्रिपलेट्स के साथ प्रेग्नेंट भी है। टैंग कहती है कि मुझे पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। तो युआन कहता है क्योंकि तुम एक लूजर हो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए पैसों के अलावा, इस बारे में हम और बात कर सकते हैं। तो फादर कहते हैं कि है नहीं ना तुम्हारे पास कुछ भी बोलने के लिए, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और फिर वो फैक्ट्री में शोर मचाने लग जाते हैं कि फैक्ट्री के काम वालों मेरी बात सुनो, मेरी डॉटर प्रेग्नेंट है, बताओ उसके साथ किसने नाइट स्पेंड करी है, मुझे तुमसे पैसे लेने हैं। टैंग अपने फादर को रोकने लगती है कि आप ऐसा मत करिए, उससे भीख मांगती हूँ। और युआन भी सेम चीजें करने लग जाता है अपने फादर की तरह, जोर जोर से शोर मचा के ये पूछ रहा था कि मेरी सिस्टर के साथ किसने नाइट स्पेंड करी है और उसको किसने प्रेग्नेंट कर दिया है, कोई भी इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पे वो वर्कर आ जाता है जो कि टैंग को परेशान कर रहा था और इसके साथ मिली भी आई थी। वर्कर कहता है कि टैंग तो हमारी फैक्ट्री की ब्यूटी है और कहता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और अब तुम इससे पैसे निकालना चाहती हो। टैंग के फादर उस वर्कर का कॉलर पकड़ के कहते हैं क्या तुमने मेरी डॉटर को प्रेग्नेंट करा है। वो कहता है कि वो बुड्ढे नॉनसेंस बातें करना बंद कर, मेरी इमेज को कुछ भी हुआ ना तो तेरी फैमिली मुझे कंपनसेट करेगी। टैंग के फादर कहते हैं कि क्या अपॉलॉजी मनी के बारे में बोल रहा है, मुझे तुझसे 200,000 चाहिए मेरी बेटी के ब्राइड प्राइस के नाम पे। इस पे वो वर्कर कहता है कि इस बेवकूफ के लिए जो कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है 200,000 युआन किस मुंह से मांग रहे हो। टैंग कहती है डैड प्लीज आप रुक जाइए, ऐसा मत करिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। फिर डैड कहते हैं कि चुप रहो तुम, जब तक मुझे $200,000 नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। फिर वो उसका हाथ खींचने लग जाते हैं। बता ही देती है कि उसके बच्चों का फादर बाई चैन है। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और मिली तो हंसने लग जाती है और कहती है ओ टैम कितनी ज्यादा शेमलेस हो तुम, इतने बड़े आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने से पहले तुम्हें एक भी बार शर्म नहीं आई। और वो हंसने लग जाती है। फादर भी कहता है कि तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, वो हमारी कंट्री का रिचेस्ट पर्सन है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और वो उसको हिट करने लगते हैं। और टैंग का भाई कहता है कि कितनी ज्यादा अगली हो, तुमने एक बार भी खुद को शीशे में देखा है, बाई चैन तो तुम्हें कभी भी पसंद ही नहीं कर सकता है। और उसके डैड कहते हैं अगर तुम आज मेरे पास बाई चैन को नहीं लेके आई ना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें अपनी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। टैंग याद करने लग जाती है कि कैसे उसने उस पोस्टर को देखा था। कहती है ठीक है मैं उसे कॉल कर लूंगी। ली कहती है क्या कहा तुमने, तुम बाई चैन को कॉल कर सकती हो, कितना फनी है ये। वो आदमी कहता है लगता है ये लड़की को ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ने लग गई है। और उससे कहता है कि तुम डे ड्रीमिंग करने लग गई हो। बीच टैंग सेक्रेटरी को कॉल कर देती है। सेक्रेटरी जाके अपने मास्टर को बताता है कि मिस टैंग का कॉल आया है। इस पे बाई चैन कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा डेस्परेट है। फिर सेक्रेटरी उस फोन को उठाता है और स्पीकर पे रख देता है। उनसे आवाज आती है कि अगर तुमने बाई चैन को कॉल नहीं करा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और टैंग कहती है बाई चैन प्लीज आ जाओ और मेरी जान बचा लो। बाई चैन के घर की तीनों लेडीज भी ये बात सुनती है। कहती है ये आवाज सुन के मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है, शायद उसको कोई बुली कर रहा है। उसी तरफ से टैंग बस कहे जा रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। और फिर कॉल कट हो जाता है क्योंकि टैंग के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। ग्रैंड मॉम कहती है कि यहाँ पे क्या खड़े हो, जाओ जाके मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बचा के लेके आओ। बाई चैन कहता है क्या हो अगर ये बस एक प्रैंक हुआ तो। सेक्रेटरी कहता है अरे मैं एक बात तो भूल गया। और वो अपनी पॉकेट से कार्ड निकालता है और कहता है मिस टैंग ने मुझे कहा था कि ये मैं आपको लौटा दूं। और उसमें एक लेटर भी था जिसमें कहा था कि टैंग वो पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा है। उनकी मॉम उस लेटर को रीड करती है और कहती है कि उसने तुम्हारे पैसे भी नहीं लिए, उसको सिर्फ और सिर्फ 4,000 युआन चाहिए थे, ना कि 4,000 मिलियन युआन। अब प्लीज जाके उसको बचा लो। बाई चैन सेक्रेटरी से कहता है कि हमें उसे बचाना ही होगा। ये सुन के ग्रेट ग्रैंड मदर भी खुश हो जाती हैं। कहती हैं एक बार तुम उसे वापस ले आओ, हम उसका ट्रीटमेंट बेस्ट हॉस्पिटल में करवाएंगे और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा 24/7 आवर्स। ग्रैंड मदर कहती है कि हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत है, हम पर्सनली जाके अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पकड़ के लेके आएंगे। सेक्रेटरी जब जाने लगता है तो बाई चैन कहता है कि हमें सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना होगा, ट्रैफिक रोड से हटवा दो और हेलीकॉप्टर्स भी मंगवाओ और मुझे बुलेट प्रूफ कार भी चाहिए, हमें
उस लेडी की सेफ्टी के लिए बिल्कुल कंसर्न रहना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पूरी फैमिली काफी ज्यादा पैनिक होते हुए टैंक को लेने के लिए जा रही होती है। वहीं हम मिली को देखते हैं जो कि टैंक के ब्रदर और फादर को भड़का रही थी कि एटलीस्ट आपको $80,000 तो लेने ही चाहिए, इतने कम पैसे तो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। अभी वो वर्कर कहता है कि 30,000 तो मैं भी आपको पे कर दूंगा, बदले में आप मुझे टैंक दे देना। उनके टैंक के फादर और ब्रदर इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और टैंक को उसकी तरफ धकेल देते हैं कि अब से ये तुम्हारी हुई। फिर जब वो पैसे मांगता है तो फिर वो वर्कर कहता है कि रुक जाइए, पहले मुझे चेक करना है। वो टैंक को पुश करके उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जब उसको दूर कर दिया तो फिर मिली उसे चढ़ाने के लिए कहती है लगता है तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। बात पे वो वर्कर टैंक को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे शेमलेस भी बोलता है। उनके फादर कहते हैं कि अगर तुमने इसकी नहीं सुनी ना तो फिर मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। वो वर्कर कहता है अच्छा यही होगा कि इसके वूम को भी खत्म करवा दो, मुझे ऐसे बिल्कुल भी शक नहीं करना है। टैंक के दिमाग में चल रहा था कि बाय चांस तुम अपने चाइल्ड को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। उसके बाद टैंक का ब्रदर उसके फादर को इशारा करता है और वो उसको हिट करने के लिए आगे बढ़ ही रहे। वहाँ पे बाय चांस अपनी पूरी फैमिली के साथ आ जाता है और बाय चांस कहता है कि कोई भी टैंक को टच करने की कोशिश भी मत करना। सभी लोगों की नजर वहाँ पे बाय चांस पे पड़ती है। टैंक के फादर पूछते हैं कि तुम कौन हो। मिली और वो वर्कर पहचान गए थे कि ये बाय चांस है और वो वर्कर बोलता है कि सर आप यहाँ पे क्यों आए, क्या कुछ बड़ा हुआ है। फिर वो बाय चांस के पास जाके कहता है कि ये टैंक जो है ये आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि यार प्रेग्नेंट है वो भी आपके चाइल्ड के साथ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पक्का ये कोई जोक है ना, हम इसको अभी के अभी हैंडल कर लेंगे, बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए। बाय चांस उस वर्कर का हाथ इतने जोर से मरोड़ता है कि वो तो जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो टैंक के ब्रदर को भी मार के गिरा देता है। मिली बोलती है मास्टर आपको मुझसे क्या चाहिए, लेकिन बाय चांस उसको इग्नोर करते हुए टैंक को संभालने के लिए चला जाता है। टैंक बोलती है बाय चांस आप आ गए और फिर वो उसी की बाहों में बेहोश हो जाती है। बाय चांस टैंक के फादर को देख के कहता है कि तुमने इसको बुली कराना। वो कहता है कि असल में ये तो मेरी डॉटर है। बाय चांस उसको देख के कहता है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकर हो। और फिर बाय चांस अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से सर्वेलेंस कैमरा चेक करो, किसने इसको टच करने की कोशिश करी है, उन सबको अच्छे से मुआवजा देना होगा। फिर वो टैंक को अपनी गोद में उठाता है और सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि किसी को भी बख्शना मत। वो टैंक को ले जाता है। तो ग्रैंड मदर सेक्रेटरी से कहती है कि हमारी इस फैक्ट्री को अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर सेक्रेटरी कहता है ओके मैम डोंट वरी, मैं इसको अच्छे से हैंडल करूंगा। के बाद टैंक के पेरेंट खुद को संभालते हैं। वो असिस्टेंट से कहते हैं असिस्टेंट शेन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप टैंक को हमसे दूर नहीं ले जा सकते हो, हम उसको खुद से हैंडल कर लेंगे। असिस्टेंट बोलता है कि तुम लोगों को पैसे चाहिए ना। फादर और ब्रदर दोनों ही हामी भरते हैं और वो कहता है कि एटलीस्ट 10 मिलियन तो दे ही देना। असिस्टेंट गार्ड्स को बुलवाता है जो कि फादर और ब्रदर दोनों को पकड़ लेते हैं। कहता है कि इनको इतना मारना कि ये लोग नर्क पहुंच जाएं। और वो वर्कर वहाँ से जाने लगता है तो सेक्रेटरी कहता है तुम लोग भी रुक जाओ जरा यहाँ पे। इस तरफ हम टैंक को देखते हैं। इसको बाय चांस की सारी मदर्स कह रही थी कि प्लीज इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। सीन में हम टैंक को बाय चांस के घर पे देखते हैं। डॉक्टर उसको देखने के लिए आए थे। डॉक्टर बताते हैं कि मिस टैंक सिर्फ और सिर्फ डर गई थी, इनके बेबी एकदम हेल्दी है। मिस टैंक काफी ज्यादा पतली है, इनको थोड़ा सा वेट गेन करना होगा क्योंकि इनके ट्रिपलेट्स होने वाले हैं और इनका और भी ज्यादा केयरफुली होकर ध्यान रखना भी पड़ेगा, नहीं तो इनकी बॉडी इनके वूम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जन के दिमाग में चल रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये इसलिए इतनी ज्यादा हल्की लग रही थी। अभी हम टैंक को देखते हैं जो कि नींद में बड़बड़ाने लगती है और वो काफी ज्यादा थकी हारी लग रही थी। बाय चांस के घर की वुमेन्स कहती है कि देखो इसे होश आ रहा है। टैंक एकदम एक झटके से उठ जाती है। बाय चांस कहता है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं और ग्रेट ग्रैंड मदर भी ऐसा ही बोलती है और बताती है कि हम सब लोग बाय चांस की फैमिली मेंबर्स। हम बताओ तुम कितने साल की हो। फिर टैंक बताती है कि वो 19 की है। 19 सुनते ही बाय चांस के घर की लेडीज उसे कहने लग जाती है कि तुम तो एक बीस्ट हो। फिर बाय चांस तो शर्म से पानी पानी हो गया था और टैंक बाय से कहती है कि थैंक यू आपने मेरी जान बचाई। फिर ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि इसको थैंक यू क्यों बोल रही हो, ये तुम्हारे बेबी का फादर है, ये तो मैं किसी और से बिली कैसे होने देगा। इस सब में सारी की सारी गलती इसी की है। टैंक पूछती है क्या आप चाहते हो कि मैं इस बेबी को बर्थ दूं। फिर बाय चांस कहता है अगर तुम चाहती हो तो। इनके दिमाग में चल रहा था कि ऐसी रिच फैमिली तो एक चाइल्ड को अच्छे से रख ही लेगी, अगर मैं उस चाइल्ड के साथ न रहूं। वो भी इस बात पे एग्री हो
जाती है। बाईचैन की ग्रैंड मदर कहती है कि ठीक है अब तुम बाहर जाओ। फिर बाईचैन उनसे कहता है कि बेबी का फादर मैं हूँ, आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। इसके बाद वो तीनों लेडीज वहाँ से चली जाती है और उन तीनों ने ही गेट पे कान लगा लिए थे और सारी की सारी अंदर की बातें सुन रही थी। बताती है कि उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने एक चाइल्ड को बर्थ दिया तो फिर वो बहुत ज्यादा बुली होगा अगर वो मेरे साथ वापस आया तो। फिर बाईचैन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने बेबी के साथ वापस जाने दूंगा और उसको बुली होने दूंगा। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर काफी ओल्ड हो गई है और उनकी एक विश है कि हमारी फैमिली का एक ऑफ स्प्रिंग हो और हमारी फैमिली की जनरेशन में एक डिजीज चलती आई है और अब मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ कि तुम जो मुझसे पूछना चाहो वो पूछ सकती है। टैंक पूछती है क्या आप कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। चैन के दिमाग में चल रहा था कि ये तो पक्का उन्हीं वुमन के जैसी है और फिर वो पूछता है कि हाँ बताओ। इस पर टैंक कहती है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। इस पे बाईचैन कहता है तुम्हें बस यही पूछना था। इस पे वो कहती है कि आफ्टर जब वो बेबी बॉर्न हो जाएंगे तो क्या मैं उन्हें देखने के लिए आ सकती हूँ। कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देके खुद से एडमिशन ले लूंगी और बच्चों को देखने के लिए हफ्ते में एक बार आया करूंगी या फिर महीने में एक बार ठीक रहेगा ना। ये कहते हुए काफी हिचकिचा रही थी। मैं आप लोगों को असल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, उसने ये भी बोला। बाईचैन कहता है तुम्हारी बस यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। टैंक कहती है कि आप इस पे एग्री नहीं करते हो। फिर बाईचैन की सारी ग्रैंड मदर और मदर रूम के अंदर आ जाती हैं और कहती हैं कि ये एग्री करता है। फिर वो बाईचैन को बेड पे से उठाती हैं और कहती हैं कि ऑफ कोर्स ये एग्री करेगा, तुम तो एक टीनेजर हो, तुम्हें तो स्कूल जाना ही चाहिए। और ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि बाईचैन भले से काफी ओल्ड है और उसका टेम्पर भी काफी हाई रहता है पर ये मत समझना कि वो एक बैड पर्सन है। और ग्रैंड मदर कहती है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा आराम से रह सकती हो। ग्रेट ग्रैंड मदर ने कहा कि अभी से ये तुम्हारा भी घर है। टैंक पूछती है क्या ये मेरा भी घर है। इस पे वो कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम्हें स्कूल जाना है ना, हम तुम्हारे लिए अरेंज करवा देंगे पर इससे पहले तुम्हें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान भी रखना होगा। अगले सीन में हम बाईचैन और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर और मदर को हॉल में बैठा हुआ देखते हैं। ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है उसके फादर एक एल्कोहलिक है और उसका ब्रदर भी कितना ज्यादा इग्नोरेंट है। उसकी लाइफ में बड़ा होना बिल्कुल भी इजी नहीं रहा होगा। जब उसका चाइल्ड होने वाला है तब भी उसकी डिजायर है कि वो पढ़ाई कर सके। इसमें से कुछ भी डिस्ट्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। मदर कहती है कि अब टैंक ने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है तो फिर हमें उससे काफी अच्छे से ट्रीट करना होगा। और वो बाईचैन से कहती है कि तुम अपने कोल्ड लुक को हटा दो। नेक्स्ट सीन में वो तीनों लेडीज और बाईचैन टैंक को एक रूम में लेके आते हैं जहाँ पे बहुत सारी एक्सेसरीज और ड्रेसेस थी। चैन बताता है कि ये सारे के सारे गिफ्ट्स मेरे एल्डर वंस ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करे हैं। और फिर बाईचैन की मॉम कहती है कि असल में हम लोग तुम्हें मॉल भी लेके जाना चाहते हैं पर बाईचैन को तुम्हारी फिक्र थी कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए उसने नहीं जाने दिया। कहीं तुम वहाँ पे डर न जाओ और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो और इससे अगर तुम हमें छोड़ के चली गई तो क्या होगा। सो इस वजह से हमने मॉल ही घर पे खरीद लिया। टैंक कहती है ये तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी। इस पे ग्रैंड मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये तो हमारा बिजनेस है, ये सब कुछ चीजें हमारे लिए फ्री होंगी। हमेशा से स्कूल जाना था ना तो फिर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे लिए हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे सुटेबल है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन से वाले पसंद आएंगे इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये मॉडल्स प्रिपेयर कर दिए। फिर टैंक कहती है ग्रैंडमा मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। फिर बाईचैन की मॉम ड्रेसेस निकाल के उसके ऊपर चेक करने लग जाती हैं और कहती हैं ये तुम पे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हारा तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं बताती हूँ उस पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। और फिर वो उसको साइड में ले जाके ड्रेसेस दिखाने लगती हैं। टैंक जब उन क्लोथ्स का प्राइस टैग देखती है तो कहती है क्या ये गोल्ड के बने हुए हैं। और तीनों ही लेडीज टैंक के लिए लड़ने लग जाती हैं कि इसे मेरे साथ रखो। अगले सीन में टैंक बैठी होती है तभी बाईचैन की मॉम उसके लिए सूप लेके आती है और कहती है कि तुम्हारी मैंडेटरी डाइट है जो कि डॉक्टर ने प्रिपेयर करी है, तुम्हें काफी सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत है न्यूट्रिशन के लिए। फिर वो उन्हें थैंक्स हैंड बोल देती है और वो कहती है यू आर वेलकम, तुम ऐसी पहली वुमेन हो जिसपे बाईचैन अट्रैक्ट हुआ है और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो, वो भी ट्रिपलेट्स के साथ। टैंक कहती है मैं पहली वुमेन है जिसे बाईचैन ने लाइक करा है। इस पर बाईचैन की मॉम कहती है जी हाँ ये बात बिल्कुल सच है। उनके दिमाग में चल रहा था ये फैमिली मुझे कितने अच्छे से ट्रीट कर रही है, मैं ऐसे रीपे कैसे करूंगी। अगले सीन में हम बाईचैन की ग्रेट ग्रैंड मदर और उसकी मदर को देखते हैं जो टैंक की डाइट के बारे में बात कर रहे थे कि हमें और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा उसके साथ और उससे बिल्कुल भी हैवी वर्क भी नहीं करवाना है। बाईचैन की मॉम कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ ऑलरेडी अरेंज करवा लिया, मैं उसको कोई भी काम नहीं करने दूंगी। अभी उन लेडीज
चीज की नजर टैंग पे जाती है जो कि किचन शेल्फ साफ कर रही थी। तीनों ही उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाई चैन की मॉम टैंग की तरफ भाग के जाती है और कहती है कि तुम इस झमेले में क्यों पड़ी हुई हो, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी। इस पे टैंग मोप उठाते हुए कहती है इट्स ओके आंटी, मैं यहाँ पे फ्री में रह रही हूँ, मैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ खाली बैठ नहीं सकती हूँ। वो फ्लोर पे मोपिंग कर रही थी तो फिर बाई चैन की मॉम कहती है कि तुम फ्लोर पे मोप नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम वापस उठो। अभी टैंग गिरने वाली थी लेकिन बाई चैन उसे संभाल लेता है और वहाँ पे उन दोनों का अच्छा खासा आई कांटेक्ट भी हो जाता है। इसके बाद टैंग बाई चैन से दूर हो जाती है और बाई चैन टैंग से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में मत डालो। फिर टैंग कहती है मैं ऑफनली अपना घर क्लीन कर देती हूँ, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। चैन कहता है कि जब तुम इस घर में हो यहाँ पे तुम्हें ये काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टैंग कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, असल में मैंने वो मोप नीचे गिरा दिया, मैं उसे उठा लेती हूँ। और वो झुकने लगती है लेकिन बाई चैन उसे रोक लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं तुम्हें रेस्ट करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। चीज देख के टैंग की ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर और उसकी मदर को तो बिल्कुल ऑह मोमेंट आ गया था। कहते हैं कि यंग पीपल कितने ज्यादा रोमांटिक होते हैं। अगले सीन में हम टैंग को देखते हैं जो कि बेड पे बैठी होती है और सोच रही थी कि ऐसा फील होता है जब आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो। फिर टैंग को एक कॉल आता है जो कि उसके फादर और ब्रदर ने करा। वो कहता है कि टैंग तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हें ढूंढा ना तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा, हम तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल भी फ्री में नहीं दे सकते हैं। इस फैमिली से बोलो वो हमारे लिए 10 मिलियन ब्राइड प्राइस प्रिपेयर कर ले और एक विला भी अपने फादर इन लॉ के लिए। वहाँ पे पीछे उसका ब्रदर बोलता है कि एक स्पोर्ट्स कार भी बोल दो पापा। कहती है 10 मिलियन एक विला और एक स्पोर्ट्स कार, डैड क्या आप पागल हो गए हो। फिर टैंग के फादर कहते हैं कि हर कोई जानता है कि वो कंट्री के रिचेस्ट पर्सन है, तुम 10 मिलियन भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो, जल्दी से ये सब कुछ प्रिपेयर करवाओ नहीं तो मैं तुम्हारी किडनैपिंग करवा दूंगा। अगले सीन में हम बाई चैन को देखते हैं जो कि टैंग को एक कार्ड देता है लेकिन टैंग उसको रिफ्यूज कर देती है। कहता है जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हारा स्कूल जाने का इंतजाम करवा दूंगा। ये कह के वो चला जाता है। टैंग उस कार्ड को देखती है और उसे अपने फादर की बात याद आती है कि वो कैसे उसे 10 मिलियन मांग रहे थे और अगर वो ना देती तो फिर उसे धमकी भी दी थी। टैंग के दिमाग में चल रहा था ये फैमिली मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करती है, मैं इस फैमिली के पैसे ऐसे कैसे यूज कर सकती हूँ, मुझे अपना कचरा खुद से ही साफ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम टैंग को उसकी फैक्ट्री वाली यूनिफॉर्म में देखते हैं। फैक्ट्री मैनेजर उससे पूछते हैं कि आप सही में यहाँ पे वापस से काम करना चाहती हो। फिर टैंग कहती है कि मैं 3 दिन का काम एक ही दिन में खत्म करना चाहती हूँ, इसके बाद मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। मैनेजर कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ मैं तुम्हें पे कर दूंगा। टैंग अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने के बाद मैनेजर असिस्टेंट शेन को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि टैंग वापस से फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। फैक्ट्री में हम उसी वर्कर को देखते हैं जो कि पूछ रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है मास्टर बाई चैन और उस टैंग का क्या रिलेशन है। मैनेजर ने तो हमारी आधी सैलरी भी डिटेक्ट कर ली है, उसकी वजह से भी वहाँ पे टैंग आ जाती है और वो वर्कर मिली को टैंग की तरफ इशारा करता है। मिली टैंग से कहती है कि इवन बाई चैन ने तुम्हें उस टाइम पे हेल्प करी और अब उसने तुम्हें अफसोसजनक बात है कि अबैंडन कर दिया और तुम्हें काम पे वापस आना पड़ा। वाह। वर्कर कहता है कि लगता है कि ये बाई चैन को सिड्यूस करने में फेल हो गई और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इतनी ज्यादा दुख की बात है, मुझे तो लगा था कि इसने बाई चैन के साथ हुकअप करा है, ऐसा मिली कहती है। ये तो बस उसकी साजिश थी ताकि कोई इसके होने वाले बच्चों का ख्याल रख सके, पर बाद में बाई चैन को भी ये पसंद नहीं आई। इस बात पे मिली और वो वर्कर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। टैंग कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये कह के जाने लगती है लेकिन वो वर्कर उसे पकड़ लेता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टैंग अपने फादर से बात कर रही थी। कहती है कि बाई चैन ने उससे कोई उधार नहीं ले रखा है जो वो उसके लिए पे करेगा। फिर उसकी फादर कहता है कि तुम उसे क्यों डिफेंड कर रही हो। टैंग बताती है कि उसका और बाई चैन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सिडेंस की वजह से है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता ही था तुम एक वर्थलेस लूजर हो। उसके फादर कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 युआन दे दो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा और ये बोलूंगा कि तुम अपने डैड को बीट करती हो। ये कह के उसके डैड फोन कट कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पे बाई चैन आता है और पूछता है कि किसकी कॉल, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। फिर टैंग कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर बाई चैन कहता है कि ये मेरा घर है, क्या मैं यहाँ पे नहीं हो सकता। और फिर वो टैंग के क्लोज आने लग जाता है। कहता है कि तुम मेरी यंग मैडम हो, हस्बैंड और वाइफ को एक रूम में सोना चाहिए। फिर टैंग कहती है कि बाई चैन आपको उस रात ड्रग दिया गया था और शायद मैं अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। फिर बाई चैन
चैन टैंक से दूर हो जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं प्रेग्नेंट वुमेन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पे टैंक कहती है कि आप उस रात तो एकदम बीस्ट की तरह एक्ट कर रहे थे। हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है और टैंक और बाईचैन दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद बाईचैन टैंक को अपना कार्ड ऑफर करता है और कहता है कि ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट और इस कार्ड का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, मेरा इस पे कोई हक नहीं है, तुम इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती। प्रेजेंट में वो वर्कर टैंक से कहता है कि तुम इतना ज्यादा इतरा क्यों रही है, बाईचैन ने तो तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करी है और तुम तो उसको बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करती हो। मिली भी सेम बात बोलती है। फिर मिली उसे काम की तरफ पुश कर देती है और कहती है कि इसको अगर तुमने फिनिश नहीं किया ना तो यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना। उसी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं जो कि टैंक को कॉल लगा रहा था लेकिन वो उसके कॉल पिक नहीं कर रही थी। वो कहता है शायद ये वुमेन मुझे चाहती ही नहीं। अभी उसके पास सेक्रेटरी आता है और बताता है यंग लेडी ने फैक्ट्री में काम करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ये सुन के बाईचैन एकदम शॉक था। वो पूछता है कि क्या ये सच है, तो फिर सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ ये सच। फिर हम टैंक को देखते हैं जो कि फैक्ट्री में काम कर रही थी और मिली उससे कहती है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस बीच टैंक के हाथ में चोट भी लग गई थी। वो वर्कर उसकी वीडियो बना रहा था। उन दोनों ने टैंक को घंटों से काम पे बैठा रखा था। मिली टैंक से कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बाईचैन के साथ एक रात नाइट स्पेंड कर ली, हम तुम्हें अपने सर पे बैठा लेंगे, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो। और वो वर्कर कहता है कि तुम शायद बाईचैन के साथ रह के काफी ज्यादा बिगड़ गई हो, हमें वापस से अपनी लाइन पे लाना होगा। और फिर वो टैंक की वेस्ट पकड़ लेता है और कहता है क्यों ना तो मेरे साथ चल। टैंक एक शार्प ऑब्जेक्ट उठा लेती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं बाईचैन को भी बता दूं। फिर मिली कहती है कि तुमने बाईचैन का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर, मुझे तो लगता है कि तुम ही इस दुनिया से जाना डिजर्व करती हो। और वो वर्कर टैंक का हाथ मरोड़ देता है, कहता है कि तुम्हारी इस गलती की पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा रूड क्यों हो गया। वो वर्कर टैंक के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है तो वो उसे दूर ढकेल के एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है मुझे टच मत करो। फिर वो वर्कर कहता है पता नहीं तुम किसके साथ प्रेग्नेंट हो, तुम इतना इनोसेंट होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। मिली भी कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सीधी साधी होने का नाटक करती हो। टैंक कहती है कि इसी आदमी ने मुझे पहले टच करा, अगर ये बार बार ऐसा ही करता रहेगा तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूं। फिर मिली कहती है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो, अगर तुमने बाईचैन को सिड्यूस नहीं किया होता तो फिर वो तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करता, मुझे तो लगता है कि तुम इस लेसन को डिजर्व करती हो। फिर वो उस वर्कर से कहती है वैंग तुम इसको एक अच्छा सा लेसन क्यों नहीं सिखाते हो। इससे वैंग भी बोलता है ओके। टैंक काफी ज्यादा टेंस होके पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। दूसरी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं जो कि फैक्ट्री मैनेजर और अपने सेक्रेटरी के साथ था। मैनेजर बताता है कि टैंक ने इंसिस्ट किया था कि वो काम पे वापस आना चाहती है और वो मैनेजर बताता है कि टैंक एक दिन में 3 दिन का काम करके पैसे लेना चाह रही थी। दूसरी तरफ वैंग टैंक से कह रहा था कि आज हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और वो टैंक को जमीन पे गिरा देता और फिर वो उसके ऊपर आ गया था। टैंक कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो, और वो हेल्प से जाने लग जाती है। अभी वहाँ पे बाईचैन आ जाता है और वो वैंग को लात मार के उसके ऊपर से हटाता है। वैंग कहता है मुझे किसने लात मारी। उसके बाद उसकी नजर बाईचैन पे जाती है। बाईचैन टैंक को संभालता है और उसे अपना कोट देता है। मिली कहती है कि तुम सही में बाईचैन सर को जानती हो। मैनेजर मिली को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें सर बाईचैन की वुमन को टच करने की हिम्मत कैसे करी, क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। सुन के मिली और वैंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे। बाईचैन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को अरेस्ट कर लो, मैं इनको अब खुद से हैंडल करूंगा। सेक्रेटरी भी इसके लिए ओके बोल देता है। एक सीन में हम मिली और वैंग को उनकी नीज पे देखते हैं। एक पर्सन बता रहा था कि मिली और वैंग काफी लंबे टाइम से टैंक को बुली कर रहे हैं। बाईचैन टैंक को उनकी तरफ लेके जाता है और कहता है कि अब तुम्हें इनसे फाइट बैक करना होगा। टैंक जब मिली की तरफ ना हाथ बढ़ाती है तो वो कहती है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना। टैंक उसको एक थप्पड़ लगा देती है। बाईचैन उससे कहता है कि टैंक अगर तुम्हें कोई बुली करने की हिम्मत करे तुम मुझे बता देना, मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। उसके बाद टैंक वैंग के तो एक लात मार देती है। उसके बाद बाईचैन फैक्ट्री मैनेजर से कहता है कि इन लोगों को तुम देख लेना और फिर वो टैंक को लेके बाहर आ जाता है। टैंक बाईचैन से बाहर आके थैंक यू बोलती है। बाईचैन टैंक से पूछता है कि तुम वर्क प्लेस पे वापस क्यों आ गई, तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या। फिर टैंक कहती है मुझे डर लग रहा था लेकिन मुझे मेरी सैलरी चाहिए थी। टैंक कहता है जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उतने में तो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ कट जाती। फिर टैंक कहती है कि वो तुम्हारे पैसे हैं, अगर तुमने किसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो कोई एबिलिटी भी नहीं है, तो फिर मैं इस दुनिया में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। मैं अपने पैसे इंडिया
इंडिपेंडेंटली लर्न कर लूँ, यही मेरा कॉन्फिडेंस है। बाईचैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है और फिर बाईचैन कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि टैंक को चेक कर रहे थे। वो कहता है कि कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं है, ये बस एक स्किन इंजरी है। दिन में 2 बार इस पे ऑर्नामेंट अप्लाई करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। वो ऑर्नामेंट अप्लाई कर ही रहे थे, लेकिन फिर वो बाईचैन से कहता है कि आप ये काम क्यों नहीं करते। बाईचैन कहता है मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर ऑर्नामेंट लगाने लगता है, लेकिन वो ऑकवर्ड हो रहे थे। वो कहते हैं कि अभी मुझे याद आया कि मेरा एक लेक्चर है, मैं उसके लिए लेट हो जाऊंगा, प्लीज आप इसे लगा दीजिएगा। ऑर्नामेंट बाईचैन के हाथ में थमा के वहाँ से चले जाते हैं। टैंक कहती है बेहतर यही होगा कि ये मैं अपने हाथों से कर लूं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बाईचैन कहता है इससे परेशानी की कोई भी बात नहीं है। फिर वो टैंक का हाथ लेके उस पे ऑर्नामेंट अप्लाई करने लग जाता है और वहाँ उन दोनों का आई कांटेक्ट भी हो रहा था। डॉक्टर गेट पे से कहता है कि वैसे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच मत करना। दोनों यहाँ पे फिर से ऑकवर्ड हो जाते हैं। अगले सीन में हम बाईचैन की ग्रेट ग्रैंड मदर और उसकी मदर को देखते। लोग बात कर रहे थे कि टैंग अभी तक क्यों नहीं आई, तो फिर बाईचैन की मदर कहती है क्योंकि वो अच्छे से ड्रेसिंग कर रही होगी। इस सीन में हम टैंग को देखते हैं जो एक ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस पहन के नीचे आई थी और जब उसे बाईचैन देखता है तो फिर वो उसे देखता ही रह गया था। वो सबसे कहती है कि आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे इसे जाके बदल लेना चाहिए। लेकिन बाईचैन की मॉम उसे रोक के कहती है कि ये तुम्हारे ऊपर कैसे बेकार लग सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। टैंग पूछती है आज ऐसा क्या इम्पोर्टेंट डे है जो आप लोगों ने मुझे ऐसे ड्रेसअप करवाया है। जैन बताता है कि हमने किसी को हायर करा है जो कि हमारी फैमिली फोटो क्लिक करेगा आज। बाईचैन कहता है कि हाँ ठीक सुना तुमने, आज ग्रैंड मदर तुम्हारी आइडेंटिटी मीडिया में रिवील करने वाली है और उसके लिए एक फैमिली फोटो होना भी जरूरी है। फिर टैंग कहती है बट ये तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर ग्रेट ग्रैंड मदर बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, चलो आओ तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं अभी बैंकेट भी जाना है। फिर पूरी की पूरी फैमिली सोफे पे आके बैठ जाती है और उन लोगों की एक फैमिली पिक्चर क्लिक हो गई थी। अगले सीन में हम जेनी को देखते हैं कि बाईचैन की सोशल मीडिया पे अपलोड हुई फैमिली पिक्चर को देख रही थी और वो कहती है बाईचैन ने एंगेजमेंट कर ली, वुमेन तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। तभी वहाँ से मिली गुजर रही थी। वो चलते चलते बड़बड़ा रही थी कि इस टैंक की वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी उसकी टक्कर जेनी की टेबल से हो जाती है। वो उससे माफी मांगती है कि सॉरी मैंने देखा नहीं कि आपकी टेबल यहाँ पे है। इस पे जेनी तो ऑलरेडी चिड़ी हुई थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें सही से दिखाई नहीं देता है कि कैसे चलना है। तभी जेनी की नजर मिली के फोन पे पड़ जाती है जो कि बाईचैन की फैमिली पिक्चर देख रही थी। कहती है कि क्या तुम इस वुमेन को जानती हो। फिर मिली बताती है कि हाँ ये वुमेन पहले हमारी फैक्ट्री में काम किया करती, इसने सर बाईचैन को सेड्यूस कर लिया है। ये इतनी ज्यादा शेमलेस है, ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी ट्रिपलेट्स के साथ। मिली के दिमाग में चल रहा था कि शायद इस लड़की का बाईचैन के साथ कोई रिलेशन है और ये टैंक से बदला लेने में उसकी मदद कर सकती है। वो सोचती है बेचारी टैंक तुम कितनी ज्यादा अनलकी हो। जेनी कहती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा अनोइंग है, कितनी ज्यादा स्किल्ड भी है, इतना तगड़ा बकरा फंसाया है इसने। मैं देखती हूँ ये बाईचैन को मेरे सामने कैसे सेड्यूस करती है। अगले सीन में हम टैंक को देखते हैं जिसे स्कूल छोड़ने के लिए पूरी की पूरी फैमिली आई थी। ग्रेट ग्रैंड मदर उससे कह दिया है कि स्कूल में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करवा दिया है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर तुम बाईचैन से कांटेक्ट कर लेना और तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है यहाँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि अब तुम्हारा बाईचैन से बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है और तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर टैंक कहती है ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर मैं जानती हूँ। उसके बाद टैंक आगे बढ़ती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि बाईचैन की फैमिली उसके लिए कितना कुछ करती है, इस फैमिली को रीपे जरूर करना चाहिए उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। फिर वो सबको बाय बोलती है और कहती है कि अब मैं चलती हूँ। बाईचैन की मॉम उससे कहती है कि प्लीज तुम इसका ख्याल रखना। बाईचैन अपनी मॉम से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और फिर वहाँ से बाईचैन और टैंक चले जाते हैं। अगले सीन में टैंक और बाईचैन कार से उतरते हैं और टैंक बाईचैन से कहती है कि अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। वो जाने लगती है लेकिन बाईचैन उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि रुको जरा। टैंक पूछती है कि क्या हुआ। बाईचैन कार में से एक लंच बॉक्स निकालता है और उसे दे देता है। टैंक स्माइल करती है और वो लंच बॉक्स लेके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टैंक स्कूल में यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो देखती है कि ये इतना बढ़िया स्कूल है। अभी हम देखते हैं जेनी और मिली भी उस स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई थी और मिली जेनी से कहती है मैंने कहा था ना कि इसके पास बहुत सारे तरीके हैं, एक ड्रॉप आउट है फिर भी ये स्कूल वापस आ गई है। ये तो ऐसा है जैसे एक फीनिक्स काफी सारी ब्रांचेस के ऊपर से उड़ के जा रहा। जेनी कहती है अगर इसने इतनी ज्यादा हिम्मत कर ली है कि ये आई है तो फिर
मैं इसको बहुत ज्यादा हिम्मत करके वापस भेज दूंगी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन पूरे स्कूल में फैलानी होगी कि ये एक ड्रॉप आउट है और वापस आ गई है। अब हम ये फिगर आउट करके रहेंगे कि इसको इस स्कूल से कैसे बाहर करना है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम टैंक को देखते हैं जो सबको नोटिस कर दिया है कि हर कोई उसी को देख रहा है। अभी उसके पीछे से जेनी और मिली आ जाते हैं। मिली को देख के पूछती है, मिली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर जेनी कहती है कि टैंक तुम भी यहाँ पे क्या कर रही हो? टैंक जेनी से पूछती है कि तुम कौन हो? जेनी वहाँ पे तमाशा खड़ा कर देती है और कहती है कि सब लोग यहाँ पे आके देखो जरा, हमारे यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट आई है। असल में तो ये ड्रॉप आउट है और ये यहाँ पे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड ही नहीं है। अभी स्टूडेंट्स भी बात करने लग जाते हैं, हमने सुना है कि ये इसने अचानक से ड्रॉप ले लिया, पक्का कोई शुगर डैडी रख रखा होगा, उसके कनेक्शन से ये वापस स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई। दूसरी लड़की कहती है, यू ये कितनी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, ये हमारे स्कूल में क्यों आई है? सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक बात। टैंक मिली और जेनी से कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे अगेंस्ट बोलने का, पे नॉनसेंस बातें करनी बंद कर। मिली कहती है, मिस जेनी एकदम सच बोल रही है, तुम ये बताओ तुम तो एक फैक्ट्री में काम करा करती जब तुमने अपना हाई स्कूल करा था। फिर टैंक कहती है, तो क्या हुआ अगर ये सच है तो? कहती है, सुन लिया ना आप सब लोगों ने, एक फैक्ट्री की लड़की यहाँ पे अचानक से किसी रीजन की वजह से नहीं आएगी, इसके पास पक्का कोई ना कोई कनेक्शंस होंगे, ये तभी यहाँ पे मौजूद है। और जेनी कहती है कि ये तो एकदम टॉप स्कूल है, यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम के पासिंग मार्क्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और जैसा कि तुम बता रही हो तुम तो एक ड्रॉप आउट करी हुई लड़की और उसके साथ भी तुम्हें 1 साल हो चुका है, यहाँ का एंट्रेंस कैसे क्रैक कर पाए? चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, हमारे स्कूल को सिली बनाने की कोशिश मत करो। भी स्टूडेंट कहते हैं कि जेनी एकदम ठीक कह रही है, निकल जाओ हमारे स्कूल को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेनी कहती है, प्रिंसिपल सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल जेनी से कहता है कि तुम किसे स्कूल से बाहर करना चाहती हो? इस पे जेनी कहती है कि ये है वो रेडिकुलस पर्सन। वो कहती है कि टैंक हमारे स्कूल में एक इम्प्रॉपर वे में एंटर कर गई है, आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे स्कूल से बाहर कर दिया जाए। सभी स्टूडेंट्स ये नारे लगाने लग जाते हैं कि टैंक को स्कूल से एक्सपेल कर दो। वहाँ पे बाय चांस की उसके सेक्रेटरी के साथ एंट्री होती है। वो कहता है कि तुम लोग किसे एक्सपेल करना चाहते, क्या तुम मेरी फियांसे की बात कर रहे हो? सभी लोगों की नजर बाईचैन पे पड़ती है। बाईचैन को देख के कहती है कि आप यहाँ से गए नहीं थे? बाईचैन उससे कहता है कि किसने कहा कि मैं चला गया था? वो टैंक का हाथ पकड़ के कहता है कि ये मेरी फियांसे है, तुम सब लोग कह रहे हो कि हमारे स्कूल में एक अनफेयर वे से एंटर कर रही है, तुम लोगों के पास कोई एविडेंस है इसका? तो मिली कहती है, ये बात बिल्कुल सच है। कहती है कि जब वो फर्स्ट टाइम टैंक से मिली थी तो फिर वो ड्रॉप आउट लेके एज अ वेटर काम किया करती थी, अगर ये ड्रॉप आउट ले चुकी है तो फिर ये यहाँ पे कैसे आ गई? बाईचैन कहता है, बस करो, शायद लास्ट टाइम का जो लेसन तुम्हें सिखाया गया था वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। फिर मिली तो घबरा जाती है और जेनी कहती है, बाईचैन जो मिली बोल रही है वो बिल्कुल सच है, तुम इस लड़की के चक्कर में बिल्कुल अंधे हो गए हो। इसके अलावा देखो ना, मैं भी इस स्कूल में आ गई हूँ और हर कोई जानता है कि हमारा स्कूल के स्टैंडर्ड्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, ये ऐसी लड़कियों को तो बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देगा, और अगर हमारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो फिर उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। स्टूडेंट्स भी नारे लगाने लग जाते हैं कि जेनी एकदम ठीक बोल रही है। पूछती है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो? जेनी कहती है कि हमारे स्कूल के कुछ रूल्स हैं, अगर कोई कैंडिडेट इस स्कूल का स्पेशल एग्जाम पास कर पाए पूरे मार्क्स के साथ तभी वो इस स्कूल में रह सकता है। टैंक, क्या तुम इस एग्जाम को पब्लिक में दे सकते? स्टूडेंट्स भी नारे लगाते हैं, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? टैंक कहती है, ठीक है। प्रिंसिपल कहता है, टैंक तुम्हें ये एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट हो। इस पे मिली कहती है कि आप क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यहाँ की स्टूडेंट कैसे हो सकती है? प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं कोई नॉनसेंस बात नहीं कर रहा हूँ। बताते हैं कि टैंक पिछले साल की प्रोविंशियल चैंपियन रही है और मैंने उसका एडमिशन लेटर भी यहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट करा था। इस बात इतनी है कि टैंक ने पिछले कुछ समय से छुट्टियां ले रखी थी, अब वो स्कूल आने के लिए कैपेबल है, इसलिए वो क्लासेस अटेंड करने के लिए आ गई है। कि दिमाग में चल रहा था कि बाईचैन को तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है, शायद उसी की वजह से प्रिंसिपल भी ये सारी बातें बता रहे हैं। इसके बाद प्रिंसिपल टैंक का स्कूल में वेलकम करते हैं, टैंक भी उनको ग्रीट करती है। इसके बाद बाईचैन मिली से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही सबक सिखा चुका हूँ, लेकिन अभी तक तुम्हें शायद कुछ समझ नहीं आया। वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि इसे बाहर निकाल, ऐसी लड़कियां हमारे स्कूल में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। मिली जेनी से कहती रह जाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर पाती है उस टाइम। टैंक बाईचैन को इस सब के लिए थैंक यू बोलती है। बाईचैन टैंक के गाल पे हाथ रख के कहता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करना। जेनी तो ये सब कुछ देख के जेलस हो रही थी। अगले सीन में हम टैंक को देखते हैं जो कि अपने फादर और ब्रदर से कहती है कि अब तुम अपने सपनों में ही मुझसे पैसे लेना, और फादर और ब्रदर भी ये देख के हैरान थे कि इसमें इतना करेज कहाँ से आ गया। टैंक फोन कट कर देती है और अपने पेट के ऊपर हाथ रख के कहती है कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अपने बेबी से बात
करते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम कुछ स्किल्स याद करेगी। के बाद हम टैंक के ब्रदर को देखते हैं जो अपने फादर से कह रहा था कि अब तो हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना ही होगा, इसने हमारा फोन काटने की हिम्मत कैसे करी। और फादर भी सेम ही बात बोलते हैं। अभी वहाँ पे जेनी की एंट्री होती है। टैंक के घर की स्मेल ही नहीं झेल पा रही और टैंक का ब्रदर तो उसको देख के देखता ही रह गया। जेनी पूछती है क्या ये टैंक का घर है, इस पे वो कहता है कि हाँ। जेनी कहती है कि ये मेरे पास 30,000 युआन, तुम लोग मेरी कुछ काम करने में हेल्प कर। वो लोग जब पैसों को देखते हैं तो उस पे एकदम टूट पड़ते हैं, पूछते हैं कि क्या काम करना है। तो फिर जेनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग टैंक को ह्यूमिलिएट कर। तो वो बहुत ज्यादा आसानी से बोल देते हैं ओके। फिर हम टैंक को देखते हैं जो स्कूल में चल रही थी और तभी कुछ बच्चे उसको शेमलेस बोलने लग जाते हैं। कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा शेमलेस है, अभी तक स्कूल में ऐसी है। एक लड़की कहती है कि मैं अपने डैड को स्कूल लेके आऊंगी, वही बात करेंगे स्टाफ से कि ये लोग कैसे कैसे स्टूडेंट्स को लेके आ गए। और फिर वो लोग टैंक को फिर से उल्टा सीधा बोलने लग गए। ये भी कहते हैं कि इसके फादर और ब्रदर यहाँ पे आके ड्रामा कर रहे हैं। जब ये सुनती है तो फिर वो तुरंत क्लासरूम की तरफ भागती। यहाँ पे टैंक के भाई और डैड ड्रामा कर रहे थे कि टैंक उन्हें बहुत ज्यादा अनफेयरली ट्रीट करती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने का ड्रामा भी कर रहे थे। कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको इतना ज्यादा बड़ा करा है। टैंक ने एक ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर। उसी तरफ हम मिली को देखते हैं कि जेनी से हेल्प के लिए आई थी। वो उससे कहती है कि तुम मुझे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके आ गई, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही केओस हुआ। मिली कहती है कि जेनी प्लीज आप पहले शांत हो जाइए। जेनी कहती है कि ये टैंक बहुत ज्यादा लकी है कि साइड बाईचैन ने ले रखी है। मिली ने जेनी को आइडिया दिया था कि वो स्कूल में टैंक के फादर और ब्रदर को ले आए। फिर हम टैंक के ब्रदर और फादर को देखते हैं। ब्रदर उसके फादर को दिखाता है कि टैंक ने एक बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली में शादी कर ली है। के फादर कहता है कि तो फिर उसे कॉल करो ना, हमारे मेडिकल बिल्स पे करेगी। फिर वो लोग टैंक को कॉल करते हैं। टैंक को कॉल करके वो लोग उससे पैसों की डिमांड करने लग गए थे। टैंक कहती है कि जब मैं तुम लोगों की फैमिली में थी तब तो मुझे कभी अच्छे से ट्रीट किया नहीं, जब मेरे पास पैसे आ गए तो फिर मेरे ऊपर लोमड़ी की तरह नजर रखे हुए। उसके फादर उससे टॉर्चर करके कहने लग जाता है कि तुम हमारी बेटी हो, हमें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। टैंक उन्हें सुना के फोन कट कर देती। प्रेजेंट में टैंक के डैड उसकी बहुत ज्यादा बुराइयां कर रहे थे उसके क्लासरूम में बैठ। वो उसको मिस्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे। टैंक का ब्रदर सबसे जस्टिस की डिमांड कर रहा था। अभी वहाँ पे मिली आ जाती है और टैंक को पुश करते हुए कहती है कि टैंक ये रही। टैंक के फादर कहता है कि मेरी अनफेथफुल डॉटर आ गई, लो तुम हमारे साथ घर वापस चलो। टैंक का ब्रदर भी कहता है कि प्लीज सिस्टर हमारे साथ घर वापस चले, जब से आप घर से गई हो डैड आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये तो कई रातों से सोए तक नहीं है। आप हमारे साथ घर वापस चलोगी तो फिर हम आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर। टैंक कह दिया है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो अपने भाई से कहती है कि तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे बारे में ऐसे पब्लिकली कैसे बात कर सकते हो। उसका भाई उससे हल्की आवाज में कहता है क्योंकि तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। और टैंक के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारे साथ घर वापस चलो, तुम उस बूढ़े आदमी की मिस्ट्रेस बन के मत रहो। टैंक कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करी हूँ और मैं आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी, इस आइडिया पे गिव अप कर दीजिए। फिर वो जाने लगती है लेकिन जेनी उसे रोक लेती है और उसके फादर कहते हैं देख रहे हो ना आप सब लोग, क्या यहाँ पे कोई जस्टिस मौजूद है, इसने तो अपने फादर को ही अबेंडन कर दिया। जेनी टैंक से कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बेकार हो, एटलीस्ट तुम्हें अपने फादर का ख्याल तो करना चाहिए। कहती है ये सब कुछ मुझे तो लगता है तुम्हारा ही करा धरा है। जेनी ने कहा कि तुम मेरे ऊपर फेक एक्यूजेशन लगा रही हो, ये लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो तुम्हारी फिक्र होगी। अभी स्टूडेंट्स टैंक को और फिर से अनफेथफुल बोलने लग जाते हैं। फिर हम प्रिंसिपल और भाईचैन को एक साथ देखते हैं। प्रिंसिपल भाईचैन को इतने सारे कंट्रीब्यूशन के लिए उनके स्कूल में थैंक्स बोल रहा था। भाईचैन कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आपके स्कूल में एकदम सेफली पढ़ाई करे। वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है कि मास्टर यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं, इस टैंक के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। क्लासरूम में टैंक खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही। टैंक के फादर खड़े हो जाते हैं और हल्के से उसके कान में कहता है कि तुम हमें एक विला में मूव करवा और हमें 100 मिलियन एज अ ब्राइट प्राइज दिलवा दो, इससे हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम ये रूमर्स फैलाना कंटिन्यू रखेंगे। फिर टैंक कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे सपनों में होने वाला है। डैड कहता है ठीक है, तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इतना ज्यादा रूड क्यों था। फिर वो नाटक करने लग जाता है कि टैंक ने उन्हें हिट करा है और वो जमीन पे गिर गए हैं। कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा अनफेथफुल है, मेरी जैसी उम्र के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रही, अपने फादर को कोई डॉटर मारती होगी क्या भला। बस इतना चाहता हूँ कि मेरी डॉटर मेरे साथ घर चले, इसमें गलती क्या है। अब तो ये एक ओल्ड मैन के साथ शादी भी कर रही है और मुझे एज अ फादर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। टैंक कहती है कि डैड प्लीज आप ये बकवास करनी बंद कर दीजिए, आपकी बेटी हूँ, आप मुझे इस तरीके से अब्यूज कैसे कर सकते हैं।
जेनी कहती है कि तुम टैंग अपने एल्डर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, मैं जरा सी भी तमीज नहीं है। सभी स्टूडेंट्स जेनी का सपोर्ट कर रहे हैं। टैंग सबसे कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हो, क्या तुम लोगों को सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा है? तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम लोग बस वही देख रहे हो जो तुम लोग देखना चाहते हो और वही सुन रहे हो जो तुम सुनना चाहते हो। तुम्हें सच के बारे में जरा सी भी फिक्र है? कैसे तुम लोग मुझे एक्यूज कर सकते हो? उनके फादर कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। लड़की में तो बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, ये हमें दोबारा से सुनाने की हिम्मत कर रही है। हम लोगों को क्या करना चाहिए ये वो दोनों सोचने लग जाते हैं। यानी हंसते हुए कहती है कि ये कितना ज्यादा अच्छे से बोल लेती है, हालांकि हम लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। पक्का से एक मिस्ट्रेस ही है। टैंग के ब्रदर और फादर भी उसे एक्यूज करने लग जाते हैं, उसे उल्टा सीधा कहने लग गए थे। मिली कहती है कि ये लड़की तो शायद पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये कितनी ज्यादा लेम है कि ये यहाँ पे बैठी है। अपने ब्रदर और फादर से कह दिया कि आप लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो। उसका ब्रदर कहता है देखा आप सब लोगों ने, ये कितनी ज्यादा नालायक है। अभी वहाँ पे बाय चैन की एंट्री होती है, इसे देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। टैंग के फादर उसे ब्राइट प्राइस की बात करने लग जाते हैं। बाय चैन उनसे कहता है कि तुम यहाँ पे रूमर्स क्रिएट कर रहे हो और अब भी हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हें ब्राइट प्राइस देंगे। और टैंग का ब्रदर कहता है कि हम इसी चीज के लिए तो यहाँ पे आए हैं। बाय चैन कहता है कि यहाँ से 3 मीटर दूर खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ पैसों से भर दूंगा। उनके दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं और वो लोग पीछे हटने लग जाते हैं, सोचते हैं अब तो उनकी चांदी ही चांदी होगी। और फिर टैंग के फादर पूछता है कि हमारा ब्राइट प्राइस कहाँ है। चैन कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया है, अब बेशर्मों की तरह यहाँ पे ब्राइट प्राइस की बात कर रहे हैं। और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलवाता है और उन दोनों के मुंह पे काला कपड़ा लगवा के उन्हें पकड़वा देता है। और फिर उन दोनों को नील डाउन कर दिया गया था और उन दोनों के तो ड्रामे बंद ही नहीं हो रहे थे। चैन टैंग से पूछता है कि इनका क्या करना चाहिए। टैंग कहती है कि इन लोगों ने मुझे पूरी जिंदगी बुली किया है, जो तुम इनका करना चाहो वो तुम कर सकते हो। टैंग को वहाँ से ले जाने लगता है और सेक्रेटरी कहता है कि इन लोगों को अच्छे से सबक सिखा दो। जेनी बाय चैन से कहती है कि तुम इसकी इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहे हो। टैंग को खींचने लगती है लेकिन सेक्रेटरी उसको रोकता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से। सारे स्टूडेंट्स को भी रियलाइज हो जाता है कि वो लोग गलत कर रहे थे। वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और सारे स्टूडेंट्स को लाइन बना के बाहर निकलवाते हैं। और टैंग के ब्रदर और फादर की तो दशा ही बदल गई थी, उनका एक नया प्लान चालू हो गया। बाय चैन से कहता है कि हम लोग टैंग के फादर और ब्रदर हैं, हमारे तो हम लोग इन लॉज हुए ना, हम लोग तो एक फैमिली है। टैंग कहती है कि हम लोग कभी फैमिली हो ही नहीं सकते हैं। फिर टैंग के डैड कहता है कि बेटा तुम ऐसी बातें मत करो, हम लोग तुम्हारी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं, बट हमें रूल्स के बारे में अभी भी बात करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा ब्राइट प्राइस दिलवा दो। उसके बाद हम देखते हैं गार्ड्स टैंग के डैड और ब्रदर को बहुत ज्यादा अच्छे से कूट रहे थे। हम टैंग को देखते हैं जो कार में बैठ के रो रही थी और बाय चैन उसे चुप करा रहा था। कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मत रो। टैंग कहती है कि मुझे बहुत थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मेरे ब्रदर और डैड ऐसे हैं। चैन कहता है कि मैं कुछ दिनों से वर्क के लिए ऑफ ले लूंगा, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस पे टैंग स्माइल कर देती है। फिर टैंग बाय चैन के शोल्डर पे सर रख के लेट जाती है। सीन में हम टैंग को देखते हैं जो कि बेड पे लेटी हुई थी और उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो एकदम शॉक के साथ उठती है। सामने जब बाय चैन को देखती है तो फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरा रूम है। बाय चैन फिर टैंग को बताता है कि तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आ गया ताकि तुम्हें डर न लगे। टैंग कहती है कि मुझे दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। वो उठ के जाने लगती है लेकिन बाय चैन उसे अपनी गोद में उठा लेता है, फिर उसे अपने बेड पे लिटा देता है और फिर वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। कहता है मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो उसके पास में आके बैठ जाता है और टैंग के दिमाग में चल रहा था कि बाय चैन तो बहुत ज्यादा सुटेबल और अलग है। वो उसके पास कंफर्टेबल होके लेट जाती है। अगले सीन में हम बाय चैन को देखते हैं, उसका सेक्रेटरी उससे बताता है लड़की टैंग के साथ स्कूल में मैस क्रिएट कर रही थी, वो वैन फैमिली से बिलोंग करती है, आप उससे रिड ऑफ करना चाहते हैं और आपको उसमें मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए। इस पे बाय चैन कहता है कि शायद अभी उसकी जरूरत नहीं है, हम इस सारे मैटर को बाद में हैंडल कर लेंगे। सेक्रेटरी भी ओके कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मिली को देखते हैं जो कि जेनी के साथ थी और सेक्रेटरी उसके पास आता है। फिर वो गार्ड से कह के दोनों को ही उठवा लेता है। फिर सेक्रेटरी टैंग के ब्रदर और फादर के पास भी आता है, गार्ड से कह के उनको भी उठवा लेता है। कि वह सेक्रेटरी बाय चैन को कॉल करके कहता है कि जैसा कि आपने कहा था मैंने सभी लोगों को उठवा लिया है, अब उनको क्या करना है। चैन कहता है कि आगे का प्लान तो तुम्हें पता ही है, तो फिर मुझे फोन करके परेशान मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग को बाय चैन एक जगह पे लेके आता है। टैंग पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। वहाँ सेक्रेटरी आता है और कहता है कि मास्टर सब कुछ सेट हो चुका है। फिर बाय चैन टैंग से कहता है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेके आया हूँ और तुम अपनी बुली से भी रेजिस्ट कर पाओगे और तुम अपनी फैमिली से भी सारे के सारे आज टाइज कट कर लेना। कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो पर मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। चैन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर वो टैंग को अंदर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जेनी, मिली, इनके ब्रदर और फादर नील डाउन हुए बैठे थे। इनके डैड कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे अब यहाँ से जाने दो, ये सब कुछ जो भी हमने करा ये सारा का सारा प्लान तुम्हारे ब्रदर का था, प्लीज मुझे जाने दो,
अपने ब्रदर को जो करना है वो कर देना। टैंक का ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारे पैसे तो डैड को ही चाहिए थे, प्लीज मुझे जाने दो। दोनों ही बार बार कहे जा रहे थे कि हमें जाने दो, कि हमें जाने दो। बाईचैन टैंक से कहता है कि इनकी बातों पे ध्यान मत दो और जो डिसीजन तुम लेना चाहती हो वो आराम से। अपने फादर से कहती है कि आप कह रहे हो कि आप जानते हो कि आप गलत हो, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या गलत कर। कहता है कि तुम सच जानना चाहती हो, तो फिर टैंक हाँ बोलती है। वो कहता है कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि मैं गलत। 200,000 ब्राइट प्राइस बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारी कीमत तो मिलियन युआन में। वो ये कह के हंसने लग जाते हैं एकदम बेशर्मों की तरह। कहती है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्राइट प्राइस की कीमत है, आपने तो मेरी मदर को भी एकदम वर्थ में नहीं रखा। फिर टैंक के फादर कहता है कि तुम्हारी मदर को भी मैंने ऐसे ही एलिमनी दे के लिया, इसका काम ही क्या था, तुम बच्चों को जन्म दे के मेरे लिए काम करने के अलावा। बाईचैन कहता है कि तुमसे ऐसे लोगों को तो बच्चे बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करते हैं। टैंक अपने डैड से कहती है कि मैं आपको आखिरी बार डैड कह रही हूँ, आज से मेरा और आपका रिलेशन खत्म होता है। अगले सीन में हम टैंक को देखते हैं, ये अपने घर में थी। चैन जब शावर ले रहा था तो फिर वो टैंक से अपना नाइट सूट मंगवाता है और टैंक उसे निकाल के देने लग जाती है। वो उसे शावर में ही पुल कर लेता है। टैंक बाईचैन की बॉडी देख के एकदम शर्मा गई थी और अपनी आंखों पे हाथ रख के कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। टैंक कहता है तुम ये सब कुछ पहले भी देख चुकी हो। टैंक की वेस्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ कर लेता है, वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इस सीन में हम टैंक और बाईचैन को घर के बाहर देख। टैंक बाईचैन से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बताता है सिविल अफेयर्स ब्यूरो। टैंक पूछती है तुम मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो क्यों लेके जा रहे हो। इस पे बाईचैन कहता है क्योंकि हमें अपना मैरिज लाइसेंस लेना है, पता नहीं किस रीजन की वजह से अभी तक हमने ये सर्टिफिकेट नहीं लिया था, इस वजह से मैं अभी तक तुम्हें अपनी एज अ फियांसे ही एडमिट कर पाया हूँ दुनिया के सामने। तुम मेरे चाइल्ड की मदर बनने वाली हो तो फिर तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही होगी। फिर वो उसके सामने नील डाउन होके उसे रिंग दिखा के प्रपोज कर देता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक ने अपने फादर के साथ सारे रिलेशन कट कर लिए थे। टैंक के फादर कहता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन में मेरा ही ब्लड है, अगर मैं इस दुनिया से चला भी गया ना तब भी तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। बाईचैन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस आदमी को ले जाओ यहाँ से और इसको अच्छे से सबक भी सिखा देना। और फिर बाईचैन टैंक से कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कहती है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। बाईचैन पूछता है बताओ इन बचे हुए 3 लोगों का क्या करना है। कहती है तुम इनका जो करना चाहो वो कर सकते हो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। बाईचैन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि आप इनको देख लेना। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे टैंक शादी के लिए तैयार हो जाती है। बाईचैन उसको रिंग पहना देता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बाईचैन की ग्रेट ग्रैंडमदर और उसकी मदर लोगों का मैरिज लाइसेंस देख रहे हैं। कहता है कि कितनी अच्छी फोटो लगी है ना इसमें। कह रहे थे कि हमारी डॉटर इन लोग कितनी ज्यादा प्रिटी है, तो वो परफेक्टली हमारी फैमिली मेंबर भी बन गई है। हम देखते हैं टैंक को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। चैन अपने घर के सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से बैग प्रिपेयर करो। फिर वो टैंक को अपनी गोद में उठा के ले जाने लगता है। इस सीन में हम टैंक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे बाईचैन उसे सूप पिला रहा था। बाईचैन को इस सब के लिए थैंक यू बोलती है। बाईचैन कहता है कि अब हम एक फैमिली है तो फिर तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। टैंक के दिमाग में चल रहा था कि आज अगर उसके साथ उसकी मॉम होती तो फिर वो भी बहुत ज्यादा खुश होती। आज वो इतने ज्यादा हैप्पी एनवायरनमेंट में है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।